पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था और ये समझने का प्रयास किया था कि सेकेंड ईयर के फर्स्ट पार्ट में जो हिस्ट्री का सिलेबस है वो अंग्रेज़ों के साम्राज्य विस्तारवादी नीतियों को दर्शाता है। उसी क्रम में कि पहले दक्षिणी भारतीय राज्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना, उसके बाद मध्य भारत के बाद उत्तर भारत में सिखों के साम्राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित करना। इससे पहले वाले वीडियो में हमने यही देखा था कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने अपने साम्राज्य विस्तार को धीरे धीरे दक्षिण से मध्य भारत और मध्य भारत से उत्तर भारत की ओर ले जाते हुए इन्होंने प्रारंभ किया। पर अगर हम इस अंग्रेज़ों के साम्राज्य विस्तार को देखते हैं तो उसमें एक नयापन देखने को मिलता है कि उन्होंने भारत न कि बल्कि उसके साथ उत्तर पूर्वी राज्यों का तात्पर्य यहाँ पर नेपाल, बर्मा और तिब्बत से है कि नेपाल, बर्मा और तिब्बत के प्रति जो ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थी उसका प्रभाव भी नेपाल, बर्मा और तिब्बत के विरुद्ध देखा जाता है कि उन्होंने भारत के पड़ोसी देशों के साथ भी अपने व्यापारिक और राजनीतिक संबंधों को स्थापित करने के लिए किस तरीके से अपनी साम्राज्य विस्तारवादी नीतियों को प्रारंभ किया। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापित होने के बाद प्रारंभ में कंपनी ने अपने क्षेत्र के उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित, यहाँ उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित का तात्पर्य था पड़ोसी देशों से, उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित नेपाल, बर्मा और तिब्बत के प्रदेशों की ओर प्रारंभिक समय में विशेष ध्यान नहीं दिया, परंतु इसके बाद पहला तो ये कंपनी ने भारत में अपनी शक्ति संगठित करने में लग गई और दूसरा कंपनी के राज्य को अभी उत्तर पूर्व की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति या समस्या की कोई परेशानी नहीं थी। परंतु जैसे जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति संगठित होने लगी, सत्ता सुदृढ़ होने लगी, वैसे वैसे कंपनी के उत्तर पूर्वी राज्यों की ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी को खतरा मंडराने लगा और अंततः भारत की ब्रिटिश सरकार ने अपने उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए उत्तर पूर्वी सीमाओं पर स्थित प्रमुख देशों की ओर ध्यान देना प्रारंभ किया ताकि ब्रिटिश सरकार अपनी सीमा रेखा, उत्तर पूर्वी सीमा रेखा को सुरक्षित कर सके। इसी उद्देश्य से पहली बार नेपाल के प्रति ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या कूटनीति रही, उनकी क्या उद्देश्य रहे। 18वीं शताब्दी में के उत्तरार्ध में गोरखा नामक एक पहाड़ी जाति जो स्वयं को राजपूत वंशी बताया करती थी का धीरे धीरे उत्थान हो रहा था और गोरखा जाति बड़ी वीर, साहसी और रणकुशल थी। धीरे धीरे वे अपनी शक्ति को संगठित करने में लगे और बंगाल के नवाब मीर कासिम ने गोरखों की शक्ति को रोकने का प्रयास किया, परंतु वे ज़्यादा समय तक सफल नहीं हुए। 1768 में काठमांडू की घाटी पर जब आक्रमण हुआ तो गोरखा सैनिकों ने उसका शक्तिशाली तरीके से मुकाबला किया। 1750 के बाद नेपाल में गोरखों ने अपनी सत्ता को स्थापित किया और पहाड़ी सरदारों को कुचलते हुए नेपाल में उन्होंने सतलज नदी तक गोरखाओं ने एक शक्तिशाली साम्राज्य को स्थापित किया। प्रारंभिक समय में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में नेपाल के साथ मैत्री संबंधों को स्थापित किया, परंतु नेपाल के जो दो शासक थे, पृथ्वी नारायण सिंह और राणा बहादुर शाह के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहे। परंतु 1787 में नेपाल और तिब्बत के मध्य सीमा रेखाओं को लेकर के संघर्ष प्रारंभ हुआ। उस संघर्ष के अंतर्गत इंग्लैंड की संसद ने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को पारित कर दिया और जिसकी वजह से
कॉर्नवालिस ने यह आदेश दिया कि नेपाल और चीन से उलझना इस समय सही नहीं है। इसलिए कॉर्नवालिस ने दोनों पक्षों के मध्य समझौता करवाते हुए किलपैट्रिक, जो एक अंग्रेज सेनापति थे, उनके नेतृत्व में एक शिष्टमंडल को नेपाल भेजा ताकि नेपाल, चीन और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य एक शांति समझौता स्थापित किया जा सके। इस शांति समझौते के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्नल किलपैट्रिक ने नेपाल के साथ 1792 में एक व्यापारिक संधि की और इस व्यापारिक संधि के द्वारा अंग्रेज और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य शांति समझौता बना रहा। परंतु जब ईस्ट इंडिया कंपनी का अवध और मध्य भारत के अन्य क्षेत्रों के साथ जब समझौता हो चुका था, तो उन्होंने नेपाल के साथ भी उस समझौते को समाप्त कर लिया तथा लॉर्ड मिंटो के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी यह चाहती थी कि नेपाल जैसे छोटे देश पर, संगठित देश पर सीधे ही सैनिक शक्ति के द्वारा नियंत्रण स्थापित किया जाए। और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भारत आते ही गोरखों के प्रति अपनी जो नीति थी, युद्ध की नीति, उसको उन्होंने शक्तिशाली बनाया और नेपाल सरकार को यह लिख भेजा कि वे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आकर के अपनी सुरक्षा और सत्ता को स्थापित करें। इसी उद्देश्य से नेपाल में अंग्रेजों की इस असफलता का भारत में भी बुरा प्रभाव पड़ सकता था। इसी उद्देश्य से लॉर्ड हेस्टिंग्स ने नेपाल की ओर एक शक्तिशाली सेना भेजकर नेपाल पर सैनिक शक्ति का उपयोग करते हुए युद्ध के द्वारा नेपाल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। और संगोली की संधि इसमें महत्वपूर्ण थी। यह संधि 9 दिसंबर 1815 को नेपाल के शासक और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि मंडल के बीच में यह एक संधि हुई, जिसे सिंगोली की संधि कहा जाता है। और ऑक्टरलोनी ने मेलान नामक स्थान पर नेपाल के प्रसिद्ध सेनापति अमर सिंह थापा को पराजित करते हुए नेपाल की राजधानी काठमांडू पर अपना अधिकार कर लिया। और भयभीत होकर नेपाल के राजा अमर सिंह थापा ने अंग्रेजों की संधि के साथ समझौता कर लिया और संगोली की संधि पर राजकीय मुहर लगा दी और उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन मान लिया। जब लॉर्ड हेस्टिंग्स को जब ये पता लगा कि नेपाल के साथ सिंगोली की संधि हो चुकी है और नेपाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण हो चुका था, ऐसी स्थिति में बिना देर किए हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया 1817 तक। अब नेपाल पर जो नियंत्रण था ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये अंग्रेजों के लिए लाभदायक था। कैसे? भारतीय इतिहास में नेपाल युद्ध का बड़ा महत्व था, क्योंकि इससे कंपनी की सीमाएं हिमालय पर्वत तक पहुंच चुकी थी तथा प्राकृतिक सीमा होने के कारण यहाँ पर सीमा रेखाओं का कोई संभावना नहीं थी। नेपाल युद्ध के बाद सिंगोली की संधि के फलस्वरूप नेपाल से स्थायी मित्रता स्थापित हो गई तथा गोरखा जैसी शक्तिशाली वीर जाति का अंग्रेजों को सहयोग प्राप्त हुआ और अंग्रेजों ने एक पृथक सेना गोरखा रेजिमेंट का निर्माण किया, जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की महत्वपूर्ण सेवाएं की। परंतु सिंगोली की संधि के साथ अंग्रेजों के नेपाल संबंध के साथ अंग्रेजों को कुछ पहाड़ी प्रदेश भी प्राप्त हुए, जैसे अल्मोड़ा, शिमला, नैनीताल, रानीखेत आदि पहाड़ी नगरों का निर्माण किया गया, जहां पर गर्मियों से बचने के लिए अंग्रेजों ने अपनी राजधानी बनाना शुरू किया। तो नेपाल विजय के बाद ही अंग्रेजों की जो राजधानी 6 महीने कलकत्ता और 6 महीने शिमला हुआ करती थी, यह सिंगोली की संधि के बाद ही हो पाया, क्योंकि इसी के बाद अंग्रेजों ने शिमला पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और 6 महीने गर्मियों के समय में उन्होंने राजधानी को शिमला स्थापित किया। कंपनी को गोरखों से इस युद्ध में देशी शासकों के साथ लड़ने में, स्थानीय शासकों को पराजित करने में गोरखाओं का बहुत महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। और 1818 की संधियों के बाद मराठों और पिंडारियों के पतन में भी
ईस्ट इंडिया कंपनी को गोरखाओं का सहयोग प्राप्त हुआ। अब ये था नेपाल के साथ उनकी स्थितियां। अब अगर हम बात करते हैं कि बंगाल के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या संबंध रहे। 19वीं शताब्दी के आरंभ में कंपनी की सीमाएं चटगांव से लेकर उत्तर पहाड़ियों तक बंगाल की खाड़ी तक 100 मील तक फैल चुकी थी। और बर्मा का अभ्युदय जो हुआ, बर्मा एक रहस्यमय प्रदेश था जिसमें असीमित शक्तियां प्राप्त हुई थी। तो 18वीं शताब्दी के मध्य में एक तिब्बती चीनी नस्ल की जाति अल्मोप्रा नामक साहसी व्यक्तियों ने बर्मा की राजधानी आवा पर अधिकार करते हुए बर्मा को संगठित किया। परंतु ब्रिटिश शासनकाल में बर्मा पर नियंत्रण को स्थापित करना और मुख्य रूप से बर्मा का अधिकार हो जाना, 1795 से 1823 के मध्य कंपनी ने बर्मा के साथ अपने कूटनीतिक संबंध स्थापित करने का कई बार प्रयास किया। परंतु 1795 में सर जॉर्ज शॉन ने कैप्टन स्माइस को बर्मा भेजा, जिसने बर्मा के राजा के समक्ष कूटनीतिक संबंध स्थापित करने तथा बर्मा से मैत्री संबंध रखने का प्रस्ताव रखा। किंतु बर्मा के राजा ने इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और अंग्रेज अधिकारी सर जॉन शोर ने एक प्रतिनिधि मंडल हिरमन कॉक्स को बर्मा भेजा, जो अपने उद्देश्य में भी सफल नहीं हो पाया। इस प्रकार से कंपनी ने अलग अलग तीन बार 1803, 1809 और 1811 में कैप्टन कैनिंग को बर्मा भेजा, किंतु कंपनी में यह मिशन भी असफल रहा क्योंकि बर्मा सरकार कंपनी से किसी प्रकार के कूटनीतिक संबंध स्थापित करने को तैयार नहीं थी और बर्मा सरकार ने इन राजदूतों के साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार भी किया। इसी बीच अरकान की सीमाओं को लेकर के ब्रिटिश सरकार और बर्मा के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी और अरकान के उपद्रवी भारतीय क्षेत्रों में जाकर के शरण लेने लग चुके थे। उन्हें बंदी बनाकर बर्मी अधिकारियों को सौंप दिया जाए, किंतु 1818 में के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कोई प्रतिनिधि बर्मा नहीं भेजा और 1814 में बर्मा की सरकार ने गवर्नर जनरल को लॉर्ड हेस्टिंग्स को एक पत्र लिखा तथा कंपनी के अधीन इन क्षेत्रों का कर चुकाते हुए सीमा रेखाओं के विवाद को समाप्त करने का प्रयास किया। तो कंपनी द्वारा एक प्रतिनिधि मंडल को बर्मा भेजने के एक महत्वपूर्ण परिणाम हुए, जिसके बाद धीरे धीरे बर्मा का जो क्षेत्र था वे अपनी सीमा रेखाओं की सुरक्षा के लिए, आपसी संघर्षों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए इन क्षेत्रों ने धीरे धीरे अंग्रेजों की अधीनता के अंतर्गत आते हुए स्वयं को अंग्रेजों के अधीन रखा। और इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज विस्तारवादी नीतियों के द्वारा बर्मा की सीमा ब्रिटिश सीमा को छूने लग चुके थे और आने वाले समय में सीमा रेखाओं का विवाद न हो और बर्मा एक शक्तिशाली और विस्तारवादी राज्य स्थापित न कर ले, इसलिए ब्रिटिश सीमाएं मिल चुकी थी। इसलिए दोनों ही देशों के मध्य, दोनों ही शक्तियों के मध्य, चाहे बर्मा की बात करें या ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, उनके मध्य युद्ध अनिवार्य था क्योंकि दोनों ही विस्तारवादी और शक्तिशाली साम्राज्य को स्थापित करना चाहते थे, जिसके लिए कहीं न कहीं दोनों के मध्य कूटनीतिक संबंध स्थापित न होना भी तथा सीमा विवाद को न सुलझाया जाना इसके लिए महत्वपूर्ण था। बर्मा सरकार ने 1811 के बाद जब कोई भी शिष्टमंडल नहीं भेजा गया तो ब्रिटिश अधिकारियों के साथ जो उनका दुर्व्यवहार था, इसकी वजह से भी अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जो थे वो बदले की स्थिति में थे और इसका प्रभाव ये हुआ कि बर्मा के पड़ोसी क्षेत्रों में लगने वाले क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने 1824 में बर्मा पर सीधे आक्रमण करते हुए बर्मा के विरुद्ध सैनिक युद्ध की घोषणा कर दी और इसकी जिम्मेदारी जो दी गई वो एक अंग्रेज सैनिक अधिकारी एम्स्टर्ड को दी गई, जिसने बर्मा के विरुद्ध युद्ध करते हुए 1825 में बर्मा की राजधानी प्रोम पर अधिकार कर लिया तथा बर्मी सरकार के साथ संधि वार्ता करते हुए
ब्रिटिश सेना ने आगे बढ़ते हुए बर्मा के शासकों को पूर्ण रूप से पराजित किया तथा यांडुबू की संधि ब्रिटिश सेना का अधिकार होने के बाद बर्मा सरकार ने अत्यंत हतोत्साहित होने के बाद 24 फरवरी 1826 को ईस्ट इंडिया कंपनी और बर्मा सरकार के मध्य जो समझौता हुआ उसके अंतर्गत बर्मा ने अपना संपूर्ण क्षेत्र असम क्षेत्र कंपनी के सुपुर्द कर दिया तथा बर्मा राज्य के जो 2 प्रांत थे वहाँ पर भी अंग्रेजों को व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी के शक्ति में वृद्धि हुई तथा धीरे धीरे बर्मा पर उनका नियंत्रण स्थापित होने लग चुका था। इसके बाद जब हम पूर्ण नियंत्रण की बात करते हैं तो वो कार्य लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ, जब लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्य विस्तारवादी नीतियों में बर्मा मुख्य समस्या के रूप में था। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पूर्ण रूप से सैनिक शक्ति का उपयोग करते हुए बर्मा पर तीसरे युद्ध के द्वारा बर्मा का विलय 1881 तक उन्हें भारत के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत बर्मा को ले लिया गया और इसके बाद प्रशासनिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, सैनिक दृष्टिकोण से 22 अक्टूबर 1885 को बर्मा की सरकार जो थी वो पूर्ण रूप से कंपनी के नियंत्रण में आ चुकी थी। अब बर्मा का जो विलय हुआ वो 1857 की क्रांति के बाद हुआ, परंतु ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी की कि समुद्र से लगने वाले क्षेत्र पर ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण और उस नियंत्रण के द्वारा वे किस तरीके से स्वयं को शक्तिशाली बना सके। तो ये पूर्वी देशों की स्थितियाँ थी जिसके अंतर्गत ये दर्शाया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारतीय क्षेत्रों में तो अपनी सुरक्षा चाहती थी, इसके साथ वो उत्तर पूर्वी जो राज्य थे चाहे नेपाल, बर्मा और तिब्बत, इन देशों के प्रति भी उसकी साम्राज्य विस्तारवादी और कूटनीति विचारधाराएं क्या थी, जिसको प्राप्त करने के लिए समय समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल, बर्मा और तिब्बत के विरुद्ध युद्ध और सामंजस्य की नीति को स्थापित किया। अब हम बात करते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में स्थित तिब्बत का जो क्षेत्र था वो तुर्किस्तान और चीन के साम्राज्य के मध्य स्थित था, जो 19वीं शताब्दी में चीन का जो बढ़ता नियंत्रण था, चीन की बढ़ती हुई शक्तियों से भयभीत होते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल और सैनिक अधिकारियों ने तिब्बत पर आक्रमण का निर्णय लेते हुए अंग्रेजों ने वहाँ के बाजार को प्राप्त किया। तिब्बती बाजार को प्राप्त करने के बाद उनका सीधा जो संबंध था वो चीन की सीमाओं तक पहुँच चुका था, जो उनके लिए अफीम बेल्ट के रूप में स्थित था। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर बात की जाए कि चीन तिब्बत पर अधिकार करना, व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण करना, चीन जाने वाले सभी व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण करने के लिए उत्तर पूर्वी राज्यों या उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण आवश्यक था, ताकि बाह्य आक्रमणों के समय में और सीमा रेखाओं की सुरक्षा के लिए, बाह्य आक्रमण के समय में या सीमा रेखाओं की सुरक्षा के लिए पूर्वी राज्य, चाहे तिब्बत की बात की जाए, नेपाल की बात की जाए या बर्मा की बात की जाए, उन क्षेत्रों पर नियंत्रण आवश्यक था, जिसके लिए समय समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरलों ने अपने अपने कानूनों के द्वारा व्यापारिक सुविधाओं को प्राप्त करते हुए, सैनिक सुविधाओं को प्राप्त करते हुए, शक्तियों का उपयोग करते हुए, राजनीतिक कूटनीति का उपयोग करते हुए उन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। और मध्य एशियाई देशों तक जाने वाले जो व्यापारिक मार्ग थे, जिनका सीधा मार्ग नेपाल, तिब्बत और बर्मा के मार्ग से हुआ करता था, उन क्षेत्रों पर अपना स्वतंत्र नियंत्रण स्थापित किया। बर्मा पर नियंत्रण से अंग्रेजों को स्वतंत्र समुद्री बंदरगाह प्राप्त हुए। तिब्बत और नेपाल पर नियंत्रण से उनका साम्राज्य, ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य जो था वो चीन की सीमाओं तक पहुंच चुका था, जो उनके अफीम व्यापार का मूल उद्देश्य था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब साम्राज्य विस्तारों को प्रारंभ किया, उस समय में उनका जो उद्देश्य था वो केवल मात्र ये नहीं था कि
उत्तर भारत, दक्षिणी भारत या मध्य भारतीय क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया जाए, बल्कि समय समय पर उन लोगों ने उत्तर पूर्वी सीमाओं पर भी अपना नियंत्रण स्थापित किया, ताकि सीमा रेखाओं संबंधी जो समस्याएं थी, बाह्य आक्रमण की जो समस्याएं थी, उससे बचा जा सके।